आप लोगों का एजेंडा क्या है? तो बताया गया कि ये एजेंडा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उन्होंने कहा कि ये एजेंडा तो आपका नहीं है, ये तो सरकार का दिया हुआ एजेंडा है, ये एजेंडा तो आपको मिला है, आपका क्या एजेंडा है अपना? तो कैथी को देवनागरी से अलग किया गया था जी। बेस तो देवनागरी है जी, लेकिन देवनागरी से अलग किया गया था सिर्फ इसलिए कि वो तेज लिखा जा सके। और कैथी में चूंकि ऊपर जिसको शिरो रेखा कहते हैं वो ऊपर से देने वाली वो नहीं होती है, इसलिए इसको लिखना आसान होता है। जैसे उर्दू को लिखना आसान है, उर्दू तेज लिख सकते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। तो उर्दू के सामने कैथी लाई गई थी। उर्दू को एक तरह से हम खत्म करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन उर्दू से इंस्पायर होकर ही कैथी का जन्म हुआ कि अगर ऊपर से जोड़ने वाला या मिलाने वाला न रहे तो हम तेज लिख सकते हैं। तो तेज लिखने के लिए, डिक्टेशन लेने के लिए कैथी का इस्तेमाल होता था। इसलिए कि अब हर चीज के पीछे है कि इससे हमको क्या पैसा मिलेगा, बाजारीकरण होगा, बस पैसा क्या मिलेगा। अब जैसे हम लोग साक्षरता अभियान की बात कर रहे थे तो उसमें भी पूछते थे लोग कि हम जो पढ़ाएंगे हमको क्या पैसा मिलेगा। एक जगह ये सवाल, यंग लड़के थे, सारे यंग ही जुड़ते थे उसमें ज्यादा वॉलंटियर्स, उन्होंने ये सवाल उठाया और कई लोगों ने जवाब दिया। एक घटना याद आ गई तो आपसे शेयर कर ले रहे हैं कि वो बिल्कुल पंचायत लेवल की ट्रेनिंग चल रही थी। हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताएंगे, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। हम लोग वहां पहुंचे तो यही सवाल आया कि हम क्यों पढ़ाएं, क्या फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब। तो संयोग से मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक मन में आया कि नहीं, कुछ कहना चाहिए जी। तो सब लोग अपने ढंग से लोग समझा चुके, बता चुके, फिर बाहर निकल रहे थे। बल्कि सब लोग निकल गए थे, मैं सबसे पीछे था। निकलते निकलते मैं पलट के आया। मैंने अचानक एक बात उन लोगों से की, 40 से 50 के बीच में यंग लड़के थे, 18, 20, 22, 24। उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर नदी है आसपास में क्या? हाँ सर है ना नदी। हम कहा आप लोग जाते हो नदी के आसपास? हाँ जाते हैं, बराबर जाते हैं। हम कहा एक बात बताइए कि एक आदमी को, कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई औरत, कोई भी व्यक्ति अगर डूब रहा हो तो आप उसको पहचान लेंगे और उसके घर जाके बताएंगे कि आपका आदमी डूब रहा है या बच्चा डूब रहा है? नहीं, वहां कैसे जाएंगे? पहले हम कहा नहीं, पहले तो आप तय कीजिएगा ना क्या तुमको बचाएंगे तो कितना पैसा लोगे, या तुम्हारे बेटे को या तुम्हारे भाई को जब हम पानी से निकालेंगे तो बदले में हमको कितना पैसा मिलेगा। तो सब एक साथ सबने एक्साइटेड होगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं, पहले बचाएंगे, उसके बाद पैसे की कोई बात नहीं, जान उसकी बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। कि आपके आसपास आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख चुके हैं, आप तो तैर रहे हैं, आपके लिए पानी समस्या नहीं है। लेकिन जिनके पानी यहाँ तक आ चुका है, जो डूब रहे हैं उस पानी में, निरक्षरता में डूब रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए कितना पैसा चाहते हैं, कितना पैसा मांगना चाहते हैं? तो एकदम जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, वो साइलेंस हुआ काफी देर तक। थोड़ी देर में खड़ा रहा, उसके बाद मैं, ये मुश्किल से 2 मिनट का इंसिडेंट था, जब तक बाकी लोग मेरे जो लोकल उस जिले के साथी थे वो जीप तक बढ़ रहे थे, वहां जीप के पास खड़े होकर के वेट कर रहे थे। जब मैं कमरे से निकल के थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक किसी ने उसमें ताली बजाई, और वो ताली बहुत तेज थी कि हम लोग काफी दूर जीप खड़ी थी वहां तक गए, बल्कि जीप उस कैंपस से बाहर तक निकली तब तक वो तालियां बज रही थी। और मुझे लगा कि कुछ न कुछ इसका असर पड़ेगा। तो ये होता है। हम लोग जो निकल के ऊपर आ गया, जो अब उस फेस नहीं कर रहा है उस समस्या को, वो समझता है कि हमको क्या करना है, अब हमको इससे क्या लेना देना है, मेरा क्या फायदा होगा। फायदा मतलब एक ही है कि हमको पैसा क्या मिलेगा इससे। अब तो माँ बाप को लोग घर में नहीं रखते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा है, ओल्ड एज होम में पहुंचा दे रहे हैं। तो हर चीज में जब पैसा घुस जाएगा, फायदा नुकसान घुस जाएगा, तो फिर मोरल वैल्यूज और तमाम चीजें नहीं बचती हैं। तो समाज तो बचता है इन्हीं चीजों से, रिश्ते से बचता है, आपसे रिश्ता। हमारे बचपन में गांव का रिश्ता होता था, हमारे चाहे वो
यादव हो, चाहे वो किसी सो कॉल्ड जो लो कास्ट होते हैं उसका हो, या मुस्लिम में भी बहुत से सो कॉल्ड छोटे मोटे कास्ट बना दिए गए हैं। हाँ, विभाजन है। लेकिन हम उनको नाम लेके सीधे नहीं बोल सकते थे। नाम के साथ या तो हमको चाचा या दादा या मामा लगाना पड़ता था, बिल्कुल, जिसके साथ भाई, हर आदमी गांव का रिलेटिव होता था, ये भाई, वो चाचा, वो चाचा। हम अपने से बड़े किसी को नाम लेके केवल नहीं बुला सकते थे। ये तब समाज था। अब तो अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक जगह बोल रहा था, तो मैंने कहा कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। समाज तो मिल के बनता है, हम तो समाज को रोज तोड़ रहे हैं। आज तेली समाज का जलसा हो रहा है, आज नाई समाज का कार्यक्रम है, आज वैश्य समाज का कुछ है, कल राजपूत समाज का है, परसों ये समाज का है, मुस्लिम समाज का है। तो ये समाज में भी जो उप समाज हो गए ना, इसने समाज को तोड़ दिया है। समाज सबसे मिल के बनता था। हमारा समाज, भारतीय समाज तो इतना मजबूत, इतना रिच था कि हम तो अब यादें हैं उसकी, अब थोड़ा बहुत अवशेष है उसके। ये शहरीकरण, बाजारीकरण, इसने सबको तोड़ दिया। हम लोग अब जो भी पढ़ लिख लेता है, मैट्रिक पास करता है, इंटर कर लेता है, सोचता है कि अब गांव मेरे लिए बहुत ही छोटी सी जगह है, अब कहीं आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद वो गांव छोड़ के शहर में बसने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और पढ़ गया है, कोई टेक्निकल एजुकेशन हो गई, तो फिर किसी दूसरे शहर की तरफ भागता है, किसी मेट्रोपॉलिटन की तरफ, या किसी सिलिकॉन वाला जो शहर है उसकी तरफ भागता है। अब थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो फिर भारत छोड़ के कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, फ्रांस चला जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो जिस गांव ने आपको गढ़ा, जिस समाज ने आपको ऊंचा उठाया, जिसने आपको दुनिया दिखाई, वो आपके लिए छोटी हो गई। आप दूसरों की सेवा करने में लगे हुए हैं। उस गांव को क्या मिला आपसे? आप अगर फायदे ही की बात करें तो आप दूसरे से फायदा चाहते हैं, आपसे क्या फायदा हुआ गांव को? मैं अक्सर इस सवाल करता था, पहले भी करता था, कि जैसे जिन वॉलंटियर्स की बात में रोज, उसमें तो हर रोज एक नया सवाल आता था। अब घूम फिर के बात वही आती थी कि हमको फायदा क्या होगा, मतलब एक ही चीज फायदा। मतलब तो हमने कहा कि भाई देखिए, गिव एंड टेक होता है समाज में। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल मजदूरों ने बनाया। आप जिस बेंच पर बैठ के पढ़ते थे वो बेंच वहाँ किसी कारपेंटर ने, किसी बढ़ई ने बनाया। आप जो कपड़ा पहने हुए हैं वो किसी कपड़ा बुनने वाले ने बनाया। आप जो जूता चप्पल पहने हुए हैं वो किसी, आप तो सर से पांव तक दूसरों के कर्ज में डूबे हुए हैं। आपने उसको क्या दिया? उस कपड़ा बुनने वाले को आपसे क्या मिला? उस आपके स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बनाने वाले को आपसे क्या मिला? आपने क्या दिया? आप दे क्या सकते हैं? आपके पास तो दो ही चीज है, लिखना और पढ़ना जानते हैं। आप अपना बटन खुद से नहीं लगा सकते हैं, कपड़े का थोड़ा सा फट जाए तो रफू नहीं कर सकते हैं। आपके जूता या चप्पल में से वो फट जाए या निकल जाए बाहर, उसको अपने से आप मरम्मत नहीं कर सकते। आप हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है और सबसे पैसा चाहते हैं कि हमको पैसा मिले। आप क्या रिटर्न दे रहे हैं समाज को? तो ये पढ़े लिखों की जवाबदेही बढ़ जाती है। जो भी जितना ज्यादा पढ़ा हुआ है उसकी उतनी ज्यादा जवाबदेही है कि वो समाज को उसका बदला दे, जिस रूप में दे। कोई जरूरी नहीं है कि वो दो चार लोगों को पढ़ा देता है तभी बहुत बड़ा काम करता है। एक पढ़ाई का माहौल बना देता है, एक संस्कृति का माहौल बना देता है। वो एक पढ़ा लिखा आदमी, एमए पास अगर एक बीटेक किया हुआ आदमी कहता है कि नहीं, हमको अपने संस्कृति से जुड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहिए, अपने लोक कलाओं से और लोक संगीत से जुड़ना चाहिए, तो उसका असर ज्यादा होगा बनिस्बत ये कि वो आदमी अनपढ़ कोई बात बोल रहा है। तो ये तमाम चीजें समाज को जोड़ने की जितनी चीजें हैं, वो शायरी से भी होता है, वो संगीत से भी होता है, वो लोक कलाओं से भी होता है, वो किस्सा गोई से भी हो सकता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी से भी हो सकता है। कैसे कौन क्या विधा जानता है, कौन कैसे कर सकता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का काम है कि वो समाज को जोड़े, इसलिए उन्हीं की वजह से टूटा है। जी, उन्हीं की वजह से टूटा है। जब घर से दूर भागकर घर को छोटा महसूस कराने की बात आप जो कह रहे थे, हमें एक बड़ा सुंदर सा, बड़ा गजब सा वाकया याद है।
दीदी ने हमें एक किताब दिया था, रामजी यादव भैया ने किताब लिखी है, किताब का नाम है आधा बाजा, 6-7 छोटी छोटी कहानियों का संकलन है। उसमें कहानी है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा कहानी है बंबई के एक बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी पूर्वांचल के छोटे से गांव से उठ करके बिजनेसमैन बना, जिसके बेटों ने कभी उत्तर प्रदेश का गांव नहीं देखा, कभी नहीं जाना कि आजमगढ़ क्या है, बनारस क्या है। और उसके मरते पिता को अंतिम इच्छा उठी कि सांवा का भात खाना है। अब सांवा का भात खोजने सबको लग गए कि हम पापा की अंतिम इच्छा पूरा करेंगे, जो पूरा करेगा उसे ज्यादा ये मिलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा। सांवा का भात खोजने में पूरा ग्रामीण जीवन दिखाया कि एक ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी गांव खोजते हुए जा रहा है, अपना रिश्तेदार खोज रहा है कि मेरे कौन रिश्तेदार हैं यहाँ पर जो हमें सांवा का भात दिला दे। कहानी के अंत में सांवा का भात जैसे तैसे पहुंचता है, मतलब लिटरली इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके सांवा का दाना खोजा। सांवा का भात जैसे तैसे पहुंचता है, पिता एक दाना खाते हैं और कहते हैं तुम लोग मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, ये तो तिन्नी का बात है। ये तो सांवा का बात है ही नहीं। और ये भी एक बात है कि लोग सामा, तिन्नी, कोदो, ये सब सामा, सोनी, कोदो, ये बाजारीकरण ने ये भी किया है कि ये चीजें मॉल में पहुंच गई। हाँ, अब ये चीजें मॉल में पहुंच गई हैं। हमको भी अगर रागी का या मड़वा का आटा लेना होता है तो हमको भी मॉल ही जाना होता है। डेलिकेट चीज हो गई। वो अब तीसी जो है वो पहले घर घर में होती थी, अब 250-300 रुपए केजी फ्लेक्स सीड के नाम से खरीद के लाते हैं। ये फिर से आया है, लेकिन वो वाला नहीं है, ये वही है जो अब मॉल से आ रहा है, इसलिए अच्छा है। एक ब्रांडेड कंपनी उसको हमको प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये अच्छा है। बहुत सी चीजें रोजाना देखते हैं कि जो हम जिसको बहुत रोजाना की चीज थी, बिल्कुल कॉमन सी चीज थी, वही चीज पैकेज हो करके और एक लेवल ला करके आती है और एक नए फ्लेवर के हमारे घर में आ रही है। क्या कहा जाए इसको, कैसे दूर किया जाए, इसका सोचना होगा। जी, तो प्रवृत्ति और संस्कृति जो पनप रही है, ये तो थोड़ी सी हमारी समाज पर चर्चा हुई है सर। हालांकि अब उर्दू अदब पर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसी कोई शख्सियत है जो आपको बड़ी करीब लगती हो, जिसका लिखा हुआ या पढ़ा हुआ आपको बड़ा रस देता है? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अगर पुराने लोगों से उठाएं तो नजीर अकबर आबादी के बगैर तो बात ही नहीं हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने हम जिस समाज और जिस संस्कृति और जिस कल्चर की बात कर रहे थे, वो उसके सबसे बड़े जो उर्दू में जिसको कहते हैं अलंबरदार, उसके झंडा उठाने वाले वही हैं। और एक समय था कि उनको शायर की गिनती में नहीं रखा जाता था, उनको छांट दिया जाता था। जो शायरों के तस्करे होते थे, जो उनके जिसमें कलेक्शन होता था, सब तमाम लोगों का जिक्र होता था, उससे उनको बाहर रखा जाता था कि ये तो शायर ही नहीं है। जी। समय ने बता दिया, 150 साल बीतने के बाद ये समझ में आया कि जो उनको छाट रहे थे उनको कोई नहीं जानता है, और नजीर को जानते हैं। इसलिए कि नजीर आगे की सोच रहे थे, बड़े तबके की सोच रहे थे। जो शायरी 100, 200, 500 लोगों के लिए की जाए, जिसकी भाषा ऐसी हो कि उसको बिना आप डिक्शनरी देखे न समझ सकते हो, वो भाषा बहुत दिन तक, वो शायरी बहुत दिन तक बचेगी। थोड़ा दिन आप हो सकता है कि लोगों को उससे डरा दीजिए, उस धौंस में आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको खत्म हो जाना है। और जो लाखों लोग जिसको आसानी से समझ रहे हैं, अगर नजीर से पहले की बात करें तो आप कबीर की बात कीजिए जी, आप रहीम की बात कीजिए, आज भी जिंदा है भाषा। और उसका जो टॉपिक है, उसका जो विषय है, वो बिल्कुल आपसे आज भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर, रहीम दोनों, और नजीर अकबर आबादी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि फैज से बगैर मिले और बगैर उनसे उनके आगे सर झुकाए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। साहिर हैं, कैफी हैं, मजरूह हैं, एक पूरा सिलसिला है। एक जो प्रगतिशील चिंतन का जो एक सिलसिला था, उसमें ये तमाम लोग उसके स्टार्स हैं सारे। उनको जाने, उनको समझे बिना प्रेमचंद, अगर अदब की बात करें, लिटरेचर प्रोज की बात करें, जी, जी, तो प्रेमचंद, बिना इन लोगों को पढ़े नहीं, सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ना तो बहुत छोटी सी बात है, इन लोगों के भीतर उतरे
आप भारत को नहीं समझ सकते हैं, भारतीय समाज को नहीं समझ सकते हैं, उसका जो पूरा टेक्सचर है वो आपकी समझ में नहीं आ सकता है। अभी भी समझा नहीं गया है, अभी भी समझने की प्रक्रिया जारी है। हर कुछ दिन पर एक ऐसी किताब आती है, एक नया लेख आता है जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ ये तो सोचा ही नहीं था, ये इधर तो ध्यान ही, एक नया ओपिनियन है। तो बहुत से लोग हैं, हर समय में ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने की, जानने की, सुनने की इच्छा होती है, सुनाने की इच्छा होती है कि हमने इनको पढ़ा है, हम इनके बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं। जी जी। सर, अगर कुछ किताबें सजेस्ट करनी हो शुरुआती उर्दू के रीडर्स को, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? 1 या 2 किताबें। मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने आसान शायरी की है, आसान जबान में शायरी की है, जो ज़्यादा आसानी से कम्युनिकेट होती है, उनसे शुरुआत करनी चाहिए। बल्कि मैं फैज़ बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन फैज़ से शुरुआत करने से अच्छा है कि नासिर काज़मी से शुरुआत की जाए, जॉन एलिया से शुरुआत की जाए। अब इस तरह के और जो मुर्शिद बद्र हैं जो आसानी से समझ में आने वाले हैं, इसलिए कि फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा आदमी तो फिर मुश्किल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो शायरी जिनकी है, उसके बाद तो फैज़ आसान हो जाएगा, साहिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें शुरू करें, और तब गालिब तक पहुँचते पहुँचते तो गालिब के तो 20-25 शेर सबके ज़बान पर हम उनको छोड़ दीजिएगा। शुरुआत जो दीवाने गालिब के पहले 5 गज़लें जी, उर्दू के जो स्टूडेंट हैं आज, वो भी सही नहीं पढ़ सकते। समझने की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं कि सही पढ़ के सुना दें, ये मुश्किल है। तो मुश्किल चीज़ों को बाद में रखना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि हमने ये खरीदा, वो खरीदा, ये किताब में पढ़ी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया। वही मामला है कि आप कठिन से शुरू कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। सरल से शुरू कीजिए, कठिन तक पहुंचिए। आसान भाषा में लिखी हुई चीजें हल्की नहीं है, आसान है जी, दोनों में फर्क है। घटिया मामूली सस्ती चीजें नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि आसान भाषा में लिखी हुई जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने शायरी की, उनसे शुरुआत कीजिए तो आपको एक समझ बनेगी, और धीरे धीरे उसका आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, तो फिर आप बहुत सी चीजें पढ़ सकते हैं, एक से एक सारी। अभी कल मेरे साथ हुआ, मेरी अम्मा से बात हो रही थी और अम्मा ने हमें कहा कि क्या हाल बना कर रखे हुए, बाल बड़ा है। हमने गालिब की एक शेर उन्हें सुनाई थी कि वो गालिब का ही एक शेर हमने उन्हें सुनाया था कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या हाल है मेरा तेरे आगे। इस शेर से दिल्ली के 2.5 शायरों पर बात की जाए तो कुछ बताइए, दिल्ली के 2.5 शायरों पर। असल में गालिब के साथ एक दिक्कत क्या है कि गालिब ने जो शुरुआत की थी तो उनको खुद को एस्टैब्लिश करना था जी। जो दिल्ली का जो एक की हायरार्की थी शायरों की, उसमें खुद को एस्टैब्लिश करना था। और बड़े बड़े शायर थे, उनकी अपनी अपनी शैली थी। उसके बीच में गालिब बिल्कुल नए आगरा से पहुंचे थे और अपने आप को उस बीच में उनको एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने ऐसी ज़बान में शायरी की है शुरू में जिसको बड़े बड़े स्कॉलर ही समझते थे। इसलिए गालिब को उर्दू से ज़्यादा फारसी पर कमांड था जी जी, और उनका कलाम भी उर्दू से ज़्यादा फारसी में है। और खुद अपने आप भी उनको खुद भी अपनी फारसी शायरी ज़्यादा पसंद थी उर्दू के बनिस्बत। तो ये शुरुआती दौर में उन्होंने जो शायरी की उसको वो आवाम के लिए नहीं की, खास लोगों के लिए की, उन्हीं के पल्ले पड़ी, इसलिए पहचान भी नहीं बनी। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट किया, उनको लगा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ज़बान बदली है। और उसके बाद तो बिल्कुल आसान, इतने आसान हो गए कि अब ठीक है कि आप उसमें उसका 3, 4, 5 मानी हो सकता है, लेकिन जो एक मानी है वो तो कोई भी समझ सकता है। उसके बाद दूसरा मानी उसमें हो सकता है, तीसरा मानी, चौथा मानी भी हो सकता है। और हर अच्छे शेर में, अच्छी शायरी में एक से अधिक मानी छिपा रहता है। प्रोज में एक ही मानी होता है, जो लिखा गया वो समझिए, लेकिन शायरी में जिसको एम्बिग्विटी कहते हैं वो होती है थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा एक दोहरा उसका एक आवरण होता है
कि आप हो सकता है कि पहले ऊपर वाला आपने समझ लिया, बाद में कहा अरे इसमें तो ये भी इसके अंदर छिपा हुआ है। तो वो बाद में बहुत आसान ज़बान में शायरी उन्होंने की। 8, 10, 15 गज़लें, 20 गज़लें तो ऐसी हैं जो सब पॉपुलर हैं, जो गाई गई हैं। वो सब उनकी उस दौर की है जब वो उन्होंने समझा कि हमको आवाम तक पहुंचना है, आवाम की समझ में मेरी शायरी नहीं आ रही है। जब उनको इसकी चिंता नहीं रही कि मेरी एक पहचान बने और मेरी विद्वता और भाषा का ज्ञान वो लोग समझें, तो उसी में बहुत सी घटनाएं हैं। उसी में कभी कभी लोगों ने उनको ये भी कह दिया कि इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे, उनकी जो क्या कह रहे हैं ये तो यही जाने जी। और गालिब भी उसका जवाब देते थे अपनी शायरी में कि न सही गर मेरे शायर में मानी न सही। तो ये दौर का मामला है। और गालिब चूंकि बादशाह के दरबार से जुड़े हुए थे तो जाहिर है कि उनको पहले उनके लिए बादशाह था, आवाम बाद में थी बिल्कुल। 1857 के बाद तो बादशाह रहा नहीं, अब आवाम ही बची थी, तो फिर आवाम की शायरी हुई। बाकी के 150 है। ये कंट्रोवर्सी है कि आदमी किसको आधा शायर कहे, किसी को पूरा शायर कहे। लेकिन उस दौर में अच्छे शायर थे, मुमिद अच्छे शायर थे, ज़ौक़ अच्छे शायर थे। उनको कुछ उनकी मजबूरियां थी और कुछ उस दौर का तकाजा था। कुछ जो वो एक अजीब दौर था जिसमें भारतीय व्यवस्था टूट रही थी, अंग्रेज आ रहे थे, दिख रहा था कि अब अंग्रेजों का राज होने वाला है, कहीं कहीं हो भी चुका था। तो उसमें जो शायरी हो रही थी वो खुल के हो नहीं सकती थी, संभव नहीं था। गालिब ने भी कहीं पर भी खुल के एक आध जगह शायरी में बात की है, वरना खुल के तो अंग्रेजों के खिलाफ बात नहीं होती थी। तो इसलिए लहजा ऐसा था कि एक पेचीदगी, एक उलझाव उस पूरे दौर में आपको दिखाई देगा। वक्त का तकाजा था कि जैसे हिंदुस्तान में भी कभी कभी ऐसा वक्त आता है, कभी इमरजेंसी के वक्त में आया, उसके बाद भी कि आप खुल के नहीं बोल सकते हैं, तो फिर हास्य व्यंग इस तरह की चीजों में फिर उसको एक प्रतीक के रूप में बातें की जाती हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब 1.5 शायर और 2.5 शायर के बाद तो हम उसमें मेरा कुछ भी कहना सही नहीं है। खैर सर, अभी आप हाल फिलहाल में करीम सिटी से प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। सर, आप जब अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो बच्चे तालीम लेने आ रहे हैं, तो उन्हें देखकर सर क्या ऐसा लगता है कि जो पहले एक जोश उत्साह हुआ करता था चीजों को जानने की, समझने की जिज्ञासा, वो अभी भी है बड़े मास में? अगर हम एक घटा है। हाँ, ये सीखने का एक तो उर्दू ही नहीं, आप बंगला, हिंदी, उड़िया सब भाषाओं को देखिए। थोड़ा अंग्रेजी में अभी है रुझान है अंग्रेजी पढ़ने का, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का, लेकिन ये जो देशी भाषाएं हैं, उर्दू, हिंदी, उड़िया, बंगला जी, इनमें अब बच्चे कम रुचि ले रहे हैं। कहीं किसी दूसरे चीज़ में एडमिशन नहीं हो पाया, दूसरे विषय में एडमिशन नहीं हो पाया तो चले आए, तो थोड़ा झुकाव कम है, जुड़ाव कम है। और उससे बड़ी बात यह है कि माहौल कम मिल रहा है। माहौल नहीं मिलने से उनके, अब घर पर जाते हैं तो उर्दू बोलते नहीं, घर पर जाते हैं तो अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते नहीं है, तो वो क्लास में आके और अचानक कैसे उनकी भाषा सुधर जाएगी। तो गिरावट आई है। लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स, 2-4 अच्छे स्टूडेंट्स हर दौर में होते हैं, और जो क्लास लेता है उसको ये बिल्कुल साफ पता होता है कि सामने जो 20 बैठे हैं उसमें से कौन 5 है जो समझ रहा है, और उन्हीं 5 के लिए वो बोलता है। बिल्कुल। इसलिए कि अगर वो बाकी 15 के लिए बोलेगा तो बोल ही नहीं पाएगा। जी। तो उन 5 को सामने रख के बोलता है आदमी, और उससे दूसरों को भी फायदा होता है कि थोड़ा सा उनका भी लेवल ऊंचा होता है। तो गिरावट आई है, लेकिन लगता है कि शायद फिर वक्त पलटेगा भाषाओं का। उम्मीद तो है। सर, आपने एक सफरनामा लिखा है, अगर उस पे थोड़ी रोशनी आप डाल पाए, बताएं उस सफरनामे के बारे में। हाँ, वो सफरनामा जो है वो दरअसल मेरे हज का सफरनामा है जी।
आप जानते हैं कि एक यात्रा होती है हज की, मक्का और मदीना और इन सब स्थानों की। वो बहुत ही अचानक था, दिलचस्प था, और लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। वो किया। हज के सफरनामे उर्दू में कम से कम 100-150 तो आसानी से मिल जाएंगे। अब उसके लिए एक हजनामा भी लोगों ने निकाल लिया है कि उसको हज का सफरनामा नहीं कह के हजनामा कहने लगे, लेकिन कोई जरूर नहीं। हज का सफरनामा या सिर्फ सफरनामा, हज का क्या सफरनामा है, एक सफर है वो भी। तो उसमें मैंने जो लिखा है, वो जो देखा है वो लिखा है, जो आंख से दिखा है वो लिखा है, जो सोचा है वो नहीं लिखा है। आमतौर से क्या होता है कि जब धार्मिक स्थानों पर आदमी जाता है तो अधिकतर उसकी भावनाएं उसमें हावी होती हैं। मैं रोया, मैं ऐसा गिड़गिड़ाया, मैंने ऐसे दुआ मांगी, मेरी आंखों में आंसू थे, ये सब यही मिलता है ज्यादा, इक्का दुक्का छोड़ करके। लेकिन मुझे क्या दिख रहा था, मार्केट में क्या दिख रहा था, कमरे के अंदर लोग जो बातचीत कर रहे थे वो क्या हो रहा था, जब मैं कहीं जा रहा था तो आसपास क्या घट रहा था, वो लिखा है। और उसके 2 एडिशन हो चुके हैं। पहला एडिशन खत्म हो गया, दूसरा छपवाना पड़ा। कई लोग डिमांड करते थे कि भाई हमने नहीं पढ़ा है, आपको दे दीजिए, तो कुछ को तो PDF कॉपी भी भेजी है, लेकिन फिर उसको छपवा दिया। बहुत से लोग को मिल गई उस बहाने। तो वो जो लोग जाते हैं हज करने, उसमें से बहुत से लोग उसको पढ़ के गए। ऐसा हुआ है कि उनको उन्होंने मांग ली, ले ली, या मैंने खुद दे दी, या किसी से पता चला तो उन्होंने उसको मंगवा लिया और उसको पढ़ा जी। और जब वो पहले उनका कोई खास इंप्रेशन उसके बारे में नहीं होता है, लेकिन जब लौट के आते हैं तब याद करते हैं, अरे रे तो जैसा आपने लिखा था वैसे ही हमको दिखा हुआ। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आंख से देखा हुआ था वो लिखा, और जो सोचा हुआ मन का था और या दिमाग का था वो नहीं लिखा मैंने। बिल्कुल एक दर्शक की तरह लिखा है कि जो गुजर रहा है वो लिखा है। क्योंकि आपने आदरी में काम किया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में काम किया, तो आपकी मतलब जिंदगी की कहानी से पता चलता है कि घुमक्कड़ाई रही है। और कोई सफरनामा क्यों नहीं? पार्ट ऑफ प्रोफेशन था, जाना ही था। महीने में 20 दिन 25 दिन सफर में ही गुजरता था। और कोई सफरनामा क्यों नहीं लिखा इतना? क्योंकि आप जब हमें छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं सफर के, तो बड़े गजब के छोटे छोटे ऐसी कहानियां हैं। ये कमी तो है कि उसको लिखना चाहिए था। उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जाहिर है किसी न किसी के काम आती, या उसको अच्छा लगता पढ़ के, या एक समाज का एक पक्ष है जो छिपा हुआ है वो सामने आता, जो मैंने देखा है। जैसे महाकाल ने सत्तू के पराठे खिलाए थे आपको, तो क्या गजब की कहानी थी। ऐसी कहानियां हर सफर में एक आध कहानी ऐसी हुई है, होती रहती थी। एक बार हम डाटा से दिल्ली जा रहे थे, वो गाड़ी जो आती है उधर से उड़ीसा से, पुरी से आती है, 2-3 गाड़ियां, उसी में से पुरुषोत्तम वगैरह कोई गाड़ी थी। और मुझे उसमें जो 3 इधर और 3 इधर 6 बर्थ होती है जी। 6 में से 1 बर्थ नीचे की मेरी थी, और 5 बर्थ 2 और 3 5 बर्थ जो थी वो एजेड महिलाओं की थी। सब 50, 55, 60 की महिलाएं थी। अब पता ये चला कि वो साल में 2 बार कहीं ना कहीं का सफर करती हैं। एक ग्रुप, ये 5-6 का ग्रुप है। कभी एक आध कोई नहीं रहता है, या कभी कोई एक आध बढ़ जाता है, लेकिन साल में 2 बार कोई वो रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। वो कभी पुरी जाती हैं, कभी केदारनाथ जाती हैं, कभी वहाँ चेन्नई में उधर के मंदिरों में जाती हैं, कहीं ऐसी जगह पर जाती हैं। तो पुरी से लौट रही थी, और थोड़ी देर के बाद उनसे एक संवाद बना। फिर पूरे दिल्ली तक उनके पास इतना खाने का सामान था, तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन, के मुझे वो उस पेंट्री वाले को खाना ऑर्डर करने की नौबत नहीं आई। और बल्कि उनके पास एक गजब की चीज देखी मैंने, कि एक छोटा सा वो वाटर हीटर जैसा उनके पास था, जो ट्रेन में भी काम करता था। अरे भाई, वो उसमें लगा देती थी, और वो
पूरे सफर में कम से कम 4-5 बार उन्होंने चाय भी पिलाई और अपनी कहानियां सुनाई, अपने सफरों की कहानियां सुनाई, वहां गए थे तो क्या हुआ, उस सफर में क्या हुआ। तो हर सफर में मिलते हैं। आपने महाकाल की बात की, वो उस ट्रेन में पेंट्री नहीं थी और अगर वो बंदा नहीं मिलता तो हम लोग पता नहीं कहीं स्टेशन से केले खरीद रहे होते या मूंगफली खा के सफर करते, क्या करते पता नहीं। 2 आदमी थे हम लोग और बस 2 मिनट की बात हुई। मैंने ऐसे ही औपचारिकता में पूछ लिया कि आप कहाँ तक जाएंगे। उन्होंने पूछा कि पहले मुझसे कि कहाँ तक जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुन लिया था बात करते हुए अपने साथी से कि भाई देखो स्टेशन पर कुछ मिल जाए तो खाने पीने का ले आओ, इसमें तो पेंट्री है नहीं, हम लोग तो खाली हाथ, पानी की बोतल भी हमारे पास नहीं। तो उन्होंने सुन लिया था लेकिन जब वो चले गए तलाश करने तो कुछ मिला भी नहीं। वापस उनके 2-3 मिनट जो उनके तलाश करने में लगा उतनी देर में उन्होंने कह दिया, पूछ लिया कि कहाँ तक जाएंगे। तुमने कहा भोपाल तक जाएंगे, कलकत्ता से भोपाल। तो मैंने भी कटसी में पूछा क्या और आप कहाँ जाएंगे? उनका मैं उज्जैन जाऊंगा। तो हमने कहा लगता है महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बहुत चौंक गया, कह रहे समझ गए होंगे, देख के लगा होगा कि मुसलमान है। तो मुसलमान होके ये महाकाल जानता है और पूछ रहा है महाकाल। उसने कहा कि आप कैसे जानते हैं महाकाल? हम कहा तो कोई पाबंदी है महाकाल को और उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसके दर्शन के लिए जाते ही जानने में कोई पाबंदी? बोले नहीं, हमने इसलिए नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे आदमी थे, यंग आदमी थे। उन्होंने कहा कि वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा कि मैं साल में 2 बार सफर करता हूँ इस तरह का। एक बार मैं उज्जैन महाकाल जाता हूँ और एक बार मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ। अच्छा, तो एक रिलेशन वहां से बना। उन्होंने तुरंत कहा कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप चलिए यहाँ से भोपाल तक, हम 3 लोगों के लिए खाना घटेगा नहीं मेरे पास। और फिर बताया उन्होंने कि उनके पास क्या क्या है। उनके पास सत्तू के पराठे और आलू के पराठे और घर की बनी हुई सब्जी और पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा। आप विश्वास कीजिए कि शायद उससे अच्छा खाना ट्रेन में हमने कभी नहीं खाया होगा। और भर पेट खाते हुए गए और सचमुच वो जितना लेके चले थे वो अकेले तो खा नहीं सकते थे। वो उनको हम लोग 2 आदमी ऐसे मिल गए जिनको वो खिलाते पिलाते ले गए। तो सफरों से जुड़ी हुई तो कितनी कहानियां हैं। ये सच्ची बात है कि अगर लिखने बैठूं तो काफी कुछ लिखा जा सकता है। शायद कभी लिख पाऊं। बिल्कुल शायद कभी लिख पाऊं। सर, लिखने पढ़ने के अलावा ऐसी कौन सी चीजें बड़ी खुशी देती है? लिखने पढ़ने से ज्यादा खुशी तो शायद किसी चीज में नहीं हो, लेकिन बातचीत करना, कोई गोष्ठी है कहीं है, वो पढ़ना तो खैर उसमें लिखने ही पढ़ने का हिस्सा है। लेकिन खेलों में भी रुचि है, देखने में, खेलने में नहीं। नाटक देखने में बहुत रुचि है। कहीं भी होता रहे तो देखना अच्छा लगता है, अभिनय देखना अच्छा लगता है। बहुत कुछ, हर अच्छी चीज अच्छी लगती है, उसमें ऐसा क्या है। कोई भी चीज जो अच्छी है वो अच्छी ही लगेगी। सर, संगीत, बेशक संगीत। सर, आप ईप्टा के जमशेदपुर इकाई के अध्यक्ष हैं, साथ में प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े हैं। और मैं बोल रहा हूँ पर उसमें भी आप शायद कोई पोस्ट होल्डर हैं। ठीक है। तो अगर आप इससे अपना जुड़ाव और इससे अपना एक्सपीरियंस, खासतौर पर जो यात्राएं ईप्टा के साथ आपने की है, उससे जुड़ा अगर आप कुछ हमें बता पाएं कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो उसमें हर दिन एक एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, उसमें आप अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो रोज एक एक्सपीरियंस है। प्रलेस आपको सोचने समझने का, साहित्य को देखने का, समाज को देखने का एक नज़रिया देता है और उसी से आप अपने आप को इनरिच करते हैं। आपके अंदर अच्छे और बुरे साहित्य की परख पैदा होती है कि ये प्रेमचंद के बाद जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें तो प्रेमचंद ने लाइन खींच दी है, उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और बिल्कुल सही वो अभी तक है। उसमें अगर किसी का नाम लेना सही नहीं है जी, लेकिन जिनको आप पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि ये पढ़ने लायक है या समय की बर्बादी है। तो
अगर उसमें कुछ आपको ऐसा मिल रहा है जिससे जो समाज का चित्रण कर रहा है, समाज को ऊपर ले जाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो व्यवस्था फैली हुई है उसको सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है, तब तो ठीक है। और अगर उसमें कुछ वैसा नहीं मिलता है तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ों से एक अरुचि होती है आदमी को, हम लोगों को, जो लोग प्रगतिशीलता से जुड़े हुए हैं उनको एक अरुचि होती है, वो छोड़ देते हैं धीरे धीरे उसको पढ़ना और तलाश करते हैं ऐसी चीज़ों की। उसी तरह से इक्टा से जुड़ने का तो एक कारण ये है कि कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तो ये है कि वो समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यंग लड़कों को, छोटे बच्चों को और साहित्यकारों को भी। साहित्यकार तो अपने साहित्य की रचना कर लेते हैं, लेकिन उस साहित्य को आवाम तक पहुंचाने का काम, अगर प्रिंट मीडिया, अगर कोई अनपढ़ है जी, कम पढ़ा लिखा है, या चले जाइए बिहार झारखंड में तो जिले का जिला ऐसा मिलेगा जहाँ कोई किताबों की दुकान ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ साहित्य की किताब मिलती हो, तो वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, वहां तक आपकी रचनाएं कैसे पहुंचेंगी? तो ये नाटक के माध्यम से, ये गायन के माध्यम से, गीत गाने के माध्यम से वो साहित्यकार वहां जाके जिंदा हो जाता है, वहां उन लोगों के बीच साहित्यकार पहुंच पाता है और इससे समाज को यकीनन एक दिशा मिलती है। सर, आज हम बैठकर, क्योंकि अभी इक्टा और ट्रेलिस पर चर्चा हो रही थी और हम आज यहाँ बैठे हैं इस संवाद में। आज 30 अगस्त है सर, आज शैलेंद्र का जन्मदिन है और शैलेंद्र जो नगमा निगार थे, उन्होंने बॉलीवुड में इतने सटल तरीके से काम किया है और जिंदगी भर इक्टा से जुड़े रहे और अपने विचारों को बड़े, मुझे तो लगता है कि इतनी खूबसूरती से अपने विचारों को, जिसे बच्चे दोहराए कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, ये मुझे नहीं लगता किसी दूसरे नगमा निगार ने किया है। सही बात है। और वो शायद वो भी इसलिए कह पाए, इसलिए कि उनका जुड़ाव इक्टा के साथ था। नहीं तो फिल्मी दुनिया ने तो बड़े बड़ों को बिगाड़ दिया। कैसे लोग कैसी चीजें वहां जाके लिखते रहे। शैलेंद्र के साथ एक खास बात ये थी कि उन्होंने समझौते नहीं किए। अब देखिए, गाने जितने लिखे और नगमे लिखे वो अलग बात है, वो तो है ही है जी। आप अगर उनको याद करते हुए तीसरी कसम को नहीं याद कीजिए तो बड़ा मुश्किल है। मुझे ये कई बार ये अवसर मिला है कि मैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और उन इलाकों में गया हूँ जहाँ लोग इतने सालों के बाद आज भी कहते हैं कि यहाँ पर वो वाला गाना शूट हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। अब देखिए, मैं मेरी जिंदगी से और पूरे जो सफर जो आप कह रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कैसे जुड़ गया कि एक साक्षरता के लिए एक बड़ा सा वो जो होर्डिंग लगता है वो लगना था जी। तो उस पर कुछ लिखना था कि हम लोग कसम खाएं कि हम साक्षर जिले को साक्षर बनाएंगे, इस तरह का कोई मैसेज जाना था। तो मुझे एक बात समझ में आई, मैंने कहा कि आओ आज हम चौथी कसम खाएं। और ये बहुत बड़ा सा होर्डिंग बना और ये चौथी कसम हाईलाइट किया गया और उसको लोगों ने अपने साथ जोड़ा उसको कि नहीं, ये तीसरी कसम के बाद ये चौथी कसम। तो उस इलाके में जाइए तो महसूस होगा कि राज कपूर ने तो सचमुच उसको जीवंत कर दिया, उस इलाके को। वहाँ की भाषा तो खैर थोड़ी सी अलग भी है, वहाँ की भाषा में थोड़ा सा समझौता हुआ है फिल्मी करण के लिए, इसलिए कि शायद वहाँ की भाषा वैसी की वैसी रख दी जाती तो समझने में आसानी नहीं होती। फिर भी जो पूरा परिवेश है जिस तरह से उठाया गया है वो बड़ा सुंदर है और उसको बनाने में उन्होंने अपनी एक हर चीज दांव पे लगा दी थी, बिल्कुल कंगाल हो गए थे। तो सिर्फ ये नहीं कि गाने लिखे, बल्कि ये कि अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को उन्होंने जो सिल्वर स्क्रीन जिसको कहते हैं उसका लाने में बड़ा काम किया है। हम जब पेंटर विंसेंट वैन गो को देखते हैं या फिर गुरुदत्त की कागज की फूल देखते हैं, शैलेंद्र की तीसरी कसम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि इन आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी लगा दी उस चीज में और वो चीज नहीं चली और उनके मरने के बाद वो चीज मास्टरपीस हो गई। जीते जी उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस चीज के पीछे। यहाँ तक कि तीसरी कसम से जुड़ा मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा इंसिडेंट है। मैं दिल्ली में
एक साथी के साथ था और मैंने उस साथी को तीसरी कसम दिखाई थी। कहा था यार गजब का मूवी है देखो, क्योंकि उस वक्त मेरा कॉलर ट्यून हुआ करता था सजनवा बैरी हो गए हमारे, उस मूवी का गाना। तो जब हमने उसे तीसरी कसम दिखाई तो हमारे एरिया में सोम बाजार लगता था, तो सोम बाजार में सब हाट का सामान बिकता था और कुछ किसान अपने बैलगाड़ी पर ला करके आलू सस्ते में बेचते थे, मार्केट रेट से सस्ते में, क्योंकि वो उनकी खेत के आलू हैं, कहीं बिचौलिए के थ्रू नहीं, तो सस्ते में बेचते थे। मेरा मित्र गया और जा करके कहता है कभी बांस लाद कर मत जाना बैलगाड़ी में क्योंकि पहली कसम थी कि मैं कभी बांस नहीं लादूंगा। और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म है तीसरी कसम। और जब शैलेंद्र पर बात करते हैं तो मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि शैलेंद्र का काम कभी नहीं भूला जा सकता, एक बहुत गहरी अमिट छाप है और खास तौर पर युवाओं को और बच्चों को शैलेंद्र ने बहुत सीख दिया है। बदर सर, जब हम बात करते हैं आपकी रचनाओं पर तो हम आपने बच्चों के लिए बड़ा खूबसूरत काम किया है, जो बच्चों के लिए आपने बाल कहानियां लिखी हैं। जैसे यहाँ ये एक किताब मौजूद है आपकी गुड़िया, ठीक इस तरह से अनजाने में आत्महत्या, ये किताब एक आपकी है बच्चों के लिए। अगर आप अपने काम पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि ऑडियंस को पता तो चल चुका है कि अहमद बद्र क्या है, अहमद बद्र की पर्सनैलिटी क्या है, बट फिर भी अगर कुछ आपकी कलामों पर हमने बात की, आपकी कुछ किताबों पर अगर जिक्र हो पाए तो वो बेहतर रहेगा। जैसे अभी शशि जी भी कह रहे थे वो एक अनुवाद के बारे में, तो अगर आप अपने एक दो अनुवाद के बारे में और अपनी कुछ कहानियों के बारे में हमें बता पाएं तो बड़ा बेहतर रहता। कहानियां तो जरूरतन लिखी है, कम लिखी हैं। ये हम ज्यादातर हमने वर्कशॉप्स कराए राइटर्स के, उनसे लिखवाते थे। तो जब उनसे लिखवाते थे तो कुछ हम भी लिख लेते थे, कुछ नमूने के तौर पर भी उनको देना पड़ता था कि ऐसा ऐसा चाहिए हमको। तो ये बच्चों के लिए भी सुटेबल है, लेकिन ये सारा नवसाक्षर साहित्य था जिन लोगों ने अभी अभी नया नया पढ़ना सीखा है। तो कंटेंट बहुत मैच्योर होता था, जबान बच्चों जैसी होती थी, ये खूबी थी उसकी प्रियम्बर। कंटेंट बिल्कुल कंटेंट में समझौता नहीं, बिल्कुल मैच्योर, लेकिन जो भाषा उसकी है वो बिल्कुल सरल। ये मुश्किल काम है जी। ये मुश्किल काम हम बहुत से लोगों से कराते थे। बड़े बड़े राइटर्स हमारे वर्कशॉप में आए, उन्होंने लिखना सीखा, उसमें वो अपनी विधा उनकी अपनी जगह पर थी, अपनी शैली अपनी जगह पर थी, लेकिन इस तरह से लिखना उन्होंने उस वर्कशॉप में सीखा। ट्रांसलेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुभाषी होने का फायदा है और एक रुचि थी, तो ट्रांसलेशन, बहुत से ट्रांसलेशन किए हैं, उसमें भागीदारी रही है। पाउलो फ्रेरे और माइल्स हार्टन का एक संवाद है, पूरी किताब उन दोनों के संवाद पर है। वी मेक द रोड बाय वॉकिंग, मेक द रोड बाय वॉकिंग। हाँ, ये किताब है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, उस टीम में मैं भी शामिल था। वो बड़ा जबरदस्त काम था। पाकिस्तान की राइटर हैं फौजिया सईद, एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फौजिया सईद। उनका जो रिसर्च वर्क था वो वहाँ के वेश्यालयों पर था, वहाँ के वेश्यालयों की जो परिस्थिति थी और जिस तरह का वातावरण था और कैसे वो वहाँ आती हैं, वहाँ क्या होता है, और वो बिल्कुल वो वैसा चित्रण था उसमें है कि आप बाहर से नहीं सोच सकते हैं। वो जिसने वो किताब पढ़ी है, देखी है, वही समझ सकता है। वो उसका हिंदी अनुवाद हुआ, टैबू के नाम से वो किताब छपी थी और हिंदी में कलंक के नाम से वो छपा। उसके बाद उर्दू में छपा पाकिस्तान में, उर्दू अनुवाद बाद में हुआ, हिंदी पहले हुआ। उस टीम में भी साथ रहने का मौका मिला, कई लोगों ने उसको किया और उसको रिवीजन का काम करने में मैं शामिल रहा और बहुत सी किताबें, बहुत सी कहानियां ट्रांसलेट की हैं। साथ साथ में अगर आपकी लिखी किताबों को, आपके कलामों को अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक दो किताबों का नाम बता दें जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो बच्चे पढ़ पाए, बच्चे खरीद पाए। ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कई किताबें प्रकाशन संस्थान ने भी छापी है, उसमें उनको किताबें मिल जाएंगी। उसमें अनजाने में आत्महत्या तो उनके यहाँ से छपी है, वो मिल ही जाएगी, और भी एक दो मिल सकती है। बद्र साहब, संवाद अपने अंत की ओर है और अभी हम शैलेंद्र पर बात कर रहे थे। ईप्टा शैलेंद्र का एक जनगीत अक्सर गाती है, दीदी ने हमें भी गवाया है।
तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो ताला ज़मीन पर। तो जब भी ये गीत सुनते हैं तो ये गीत एक बहुत ही मोटिवेशन के साथ साथ एक उम्मीद भरता है इंसान के अंदर, मेरे अंदर तो भरता है पर्सनली। बदर साहब, अगर जिंदगी का नाम, अगर ये पूरी जिंदगी आपकी जो है इसको किसी किताब का नाम देना होगा, बहुत बहुत कठिन सवाल हो सकता है, बट अगर किसी किताब का नाम देना होगा आप क्या नाम देंगे बदर साहब? मेरा ख्याल है कि कभी सोचा हुआ नहीं है इसलिए बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ना कहे सिर्फ जिंदगी लिखे तो शायद ज्यादा अच्छा हो। सिर्फ जिंदगी जी, क्या बात, इसलिए कि यही एक लफ्ज है जो सब कुछ को कवर कर लेता है। शायद कभी इस नाम से लिखा जाए। ठीक है, बिल्कुल सर, हम तो ये सजेस्ट करने के लिए शुक्रिया जी। आखिर में सर, मुझे नहीं पता हर शायर इस तरह से सोचता है नहीं, क्योंकि हर शायर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, बट आज से 50 साल बाद अगर आप अपने कलामों के थ्रू चाहेंगे कि लोग आपको याद करें, तो लोग किस तरह से आपको याद करें? अब लोग किस तरह से याद करेंगे ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है जी। लेकिन मैं चाहूंगा कम से कम लोग इस तरह से याद करें कि बेईमान शायर नहीं था, झूठ नहीं कहा इसने कि अकाल पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि वसंत आ गया। ऐसा इस तरह से याद न करें लोग। बस ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है, बहुत मामूली है, लेकिन जो है वो ईमानदार है, इतना तो कहा जाए बस। आखिर में बदर साहब, अगर आपको एक दिन के लिए किसी उर्दू शायर या किसी अदीब के साथ, जो कि अब दुनिया में शायद नहीं है, उसके साथ वक्त गुजारने का मौका मिले तो आप किसे चूज करेंगे? किसके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे? किस शायर के साथ या किस ऐसे पर्सनालिटी के साथ? भाई, एक का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाल के दिनों में हमको लगता है कि अगर जॉन एलिया की बात करें जी, तो उसलिए कि वो जेन्युइन शायर था। हम लोगों का दौर मिल गया है जी। उनका अंतिम दौर, हम लोगों का शुरुआती दौर, बल्कि अच्छा खासा दौर, तो वो हैं जॉन एलिया हैं, परवीन शाकिर हैं, नासिर काज़मी हैं, हबीब जालिब का साथ मिल जाए तो क्या कहना है, पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारी जा सकती है। कैमरे में बैटरी थोड़ी सी बची है। अब हबीब जालिब पर जब जिक्र हो गया है तो हबीब जालिब पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हबीब जालिब पर बात करने के लिए वक्त चाहिए। उनका एक दो शेर सुनाते हैं जी, बस जी, कि सजा से बचने की पहले सबील करते हैं, सजा से बचने की पहले सबील करते हैं, पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। क्या बात? पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। और खुदा बचाए अमीरों की मेजबानी से, खुदा बचाए अमीरों की मेजबानी से ये लोग घर पे बुलाकर जलील करते हैं। ये लोग घर पे बुलाकर जलील। क्या बात? ये थे हबीब जालिब। सर, जाते जाते अंत करते वक्त एक कोई अपना कलाम और सुना दें। एक कोई अपना कलाम सुना दें तो कौन सा सुना दें? चलिए, 2-3 शेर एक गजल से सुनाते हैं कि हम मतलब मैं नहीं है, हम है, कलेक्टिव है जी। हमने फूंका जो आशियाने को, तब मिली रोशनी जमाने को। हमने फूंका जो आशियाने को, तब मिली रोशनी जमाने को। और जब मिली रोशनी न महलों से, मुड़ के देखा गरीब खाने को। एक दिया लाके दर पे रखा था, आंधियां चल पड़ी बुझाने को। क्या आंधियां चल पड़ी बुझाने? और सब कई शेर हैं, लेकिन आखिरी शेर सुनिए कि आपकी जद पे बस कबूतर है। आपकी जद पे बस कबूतर है। क्या हुआ आपके निशाने को? क्या? आपकी जद पे बस कबूतर है। क्या हुआ आपके निशाने को?
और हमने फूका जो आशियाने को, तब मिली रोशनी जमाने को। एंडिंग करने के लिए तो दर्शकों, ये था हमारा संवाद जनाब अहमद बद्र के साथ, जिनके तजुर्बे को जानकर और समझकर अगर आप सोचने पर मजबूर नहीं हुए हैं तो शायद कोई दिक्कत है। और बदर साहब ने एक शेर पढ़ा था कुछ देर पहले, जो कि रिकॉर्डेड भी है, सबके मुंह में तलवारें हैं, तलवारों पर धार नहीं है। तो तलवारों पर, जुबान की जो तलवार है जिसकी बात हो रही है, उस पर धार होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से बदर साहब ने बताया कि उनकी जिंदगी इतने अप्स एंड डाउन्स के साथ, इतने अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़कर, और ये उनका सामाजिक व्यक्तित्व किस तरह से डेवलप हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बताया, तो बेशक काम करते रहिए और जुड़े रहिए ताकि इस तरह के और कंटेंट हम आपके पास ला पाए। और एक बार फिर से बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत शुक्रिया।